हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोगों का सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आज शाम तक या कल आपको वीडियो मिल जाएंगे बहुत जल्दी। तो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट। तो छोटा सा मैं पहले ओवरव्यू देती हूँ चैप्टर का क्या है। तो सबसे पहले देखिए बजट। देखो बजट जो है वो क्या होता है कि ये एनुअल स्टेटमेंट होता है, सालाना बनता है। और बजट हर जगह बनता है, आपकी फैमिली में बनते होंगे। सरकार के जो तीनों लेवल होते हैं, सरकार सेंट्रल लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है, लोकल लेवल पे काम करती है। तो तीनों ही लेवल पे गवर्नमेंट बजट बनाती है। पर हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे यूनियन बजट के नाम से जानते हैं, वहां पे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो बजट बनते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के लिए बनते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि ये जो एक अकाउंट 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। आपको पता है दो तरह के ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है या काउंटिंग ईयर भी जिसको कहते हैं। कैलेंडर ईयर में जैसे आपके कैलेंडर के अंदर जनवरी से मंथ स्टार्ट होता है, दिसंबर को खत्म हो जाता है, 31 दिसंबर के बाद न्यू कैलेंडर हमारा लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बजट बनता है वो अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर दोनों ही कह सकते हैं, जो कि 1 अप्रैल से लेकर स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट के जो बजट है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि बजट बनाना एक बहुत लंबा चौड़ा काम है। फिर उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उस पर डिस्कस किया जाता है, उस पर स्पीच दिया जाता है। तो आखिर इसके भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे ही आप चैप्टर खोलोगे आपको फर्स्ट पेज पे ऑब्जेक्टिव दिख जाएंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बजट की, बजट में क्या क्या आते हैं। तो एक हमने देखा था रेवेन्यू है, और हमने कैपिटल देखा था। तो रेवेन्यू बजट के अंदर जो आते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट आते हैं। कैपिटल बजट के अंदर जितने भी हमारे खर्चे हैं रेवेन्यू नेचर के, चाहे वो कैपिटल नेचर के, दोनों ही आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट कब से होता है, क्या वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, क्या वो जनवरी 31 दिसंबर तक चलता है, क्या मार्च टू 28 फरवरी तक, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ये खत्म हो जाता है। कह रहा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरकार का क्या उद्देश्य है बजट बनाने का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, देखिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ पे पर्सनल इनइक्वालिटी तो है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हो, भेदभाव देखते हो, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे रीजनल इनइक्वालिटीज भी है, यानी कुछ जो क्षेत्र है, कुछ एरियाज है बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। वहां पर जाके देखोगे, वहां के लाइफस्टाइल देखोगे, वहां पे फैसिलिटी देखोगे तो लगता है फॉरेन कंट्री में आ गए। लेकिन उसी भारत के अंदर कुछ ऐसे एरियाज भी है जहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज है, जहाँ बिजली पानी जैसी जो मेन जरूरतें हैं वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो सरकार का उद्देश्य क्या होता है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, की दोनों ही स्टेट को प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसको इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी या कम किया सके और गरीब से गरीब लोगों को वेलफेयर मिल सके। इसके लिए सरकार क्या करती है, अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों पे स्पेंड करते हैं, उनकी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह चलाकर। ये ऑल ऑफ दीज तो हमने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट के अंदर ये सारे चीजें इसमें दिखे थे आपको। नेक्स्ट कह रहा था एक्सपेंडिचर विच नेदर क्रिएट एंड एसेट्स। देखिए आपने एक्सपेंडिचर बजट में दो तरह के खर्चे देखे होंगे, एक देखा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक देखा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू नेचर का हमारा खर्चा होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है। और ऐसे खर्चों से ना तो हमारी कोई एसेट्स बनती है, ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी में कमी आती है। बट फिर भी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक है, सब्सिडीज देने के लिए, लोगों को स्कॉलरशिप के लिए, तो ऐसे खर्चे बार बार सरकार को करने ही पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, जिस कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़े, वो कौन सा खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जिससे हमारे केवल जो रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार जो एक्सपेंडिचर है, वो रेगुलर खर्चे, जो रूटीन खर्चे, वो इफेक्ट हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो एक्सपेंडिचर विच नेदर क्रिएट एन एसेट, जो ना तो एसेट्स क्रिएट कर रहा है ना ही हमारी लाइबिलिटी में रिडक्शन आ रही है, तो ऐसे खर्चों को सरकार के कौन से शामिल किया जाता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस खर्चे से ना तो हमारी एसेट्स बढ़ती है ना ही कोई लाइबिलिटी में कमी आती है, बट फिर भी वो खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या था, कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो पूछा था। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ, ये तो था ही। एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये हमने कहीं पे भी नहीं देखा था। आगे देख लेते हैं। सोशल वेलफेयर, ये भी था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी था। तो क्या नहीं था गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये बिल्कुल भी उसका बजट का पार्ट नहीं है। बाकी सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द पीरियड फॉर विच अ गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड। देखिए मैंने बताया था आपको कि बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है, सरकार आती है, वो 5 साल के लिए आती है। 5 साल के अंदर उनको जो भी काम करना है, फिर दोबारा 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं।
हमारे यहाँ पे जो 5 ईयर प्लानिंग भी होती थी, 5 साल के लिए की जाती थी, तो लोगों को लगता है कि बजट भी है जो बेसिकली 5 साल के लिए बनाया जाता है। तो बजट जो है सरकार के द्वारा 5 साल के लिए नहीं बनाया था, ये हर साल बनती है, एनुअल स्टेटमेंट है। तो वही पूछ रहे हैं इसमें जो पीरियड है बजट का कितना होता है, क्या वो 2 साल का होता है, क्या वो 1 साल का होता है, क्या 5 साल के लिए होता है, क्या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है कि 1 ईयर के लिए बजट बनाया जाता है। फिर कह रहा है व्हाट डज द गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट, ये गवर्नमेंट बजट क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या दिखाती है हमको, क्या एक्चुअल रेवेन्यू और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। देखिए एक्चुअल तो कुछ दिखाई नहीं सकता क्योंकि ये एस्टिमेट पे बेस्ड होता है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बनता है, आने वाले साल के लिए बनता है, तो उसमें एक्चुअल तो कुछ भी नहीं हो सकता। कह रहा है एस्टिमेट रेवेन्यू और एक्चुअल रिसिप्ट, जब एक्चुअल वर्ड आ गया तो है भैया बजट से रिलेटेड तो है ही नहीं। एस्टिमेट रिसिप्ट और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, अनुमानित हमारे कितने इनकम होंगे और कितने हमारे खर्चे होंगे, एस्टिमेट पे बेस्ड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स है इनकम टैक्स है एग्जांपल ऑफ विच टैक्स। मैंने आपको बताया था टैक्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कंपनी और इंडिविजुअल पर्सन पे लगाया जाता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं मैंने कहा था प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती जाती है टैक्स का जो परसेंटेज होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में अगर मान लीजिए आप 5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन आप 5 लाख से जैसे ही ऊपर कमाने लगते हो सरकार आपसे जितनी भी 5 लाख से ऊपर इनकम होगी उस पर आपसे 10% टैक्स ले लेगी। मान लीजिए 10 लाख से ऊपर आप ज्यादा कमाते हो सरकार आपका टैक्स रेट 20% बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है सरकार का जो टैक्स रेट होता है वो भी बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स नेचर कहते हैं। लेकिन जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होता है प्रोपोर्शनेट होता है, उसमें ये नहीं है कि अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। समझ आए, कोई भी कितना भी सामान खरीदे उस पर जो टैक्स होगा वो फिक्स है। दूसरा मैंने कहा था आपको जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके एग्जाम्पल और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ ज्यादातर हमारे देश में जो गवर्नमेंट पैसा रिसीव करती है, जो हमारे देश में टैक्स का मेन सोर्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसमें गरीब अमीर सोसाइटी के सारे लोग इसके अंदर कवर हो जाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो पे जो टैक्स पे ही है उनकी जो नंबर्स है उनकी जो परसेंटेज है वो हमारे देश में थोड़ी कम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूछ रहा कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स, ध्यान रखना है सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट नहीं भी समझ में आ रहा इनकम टैक्स तो समझ में आ रहा है कि इनकम टैक्स इस पे लगता है, पर्सन के ऊपर लगेगा इनकम टैक्स, तो वो कौन सा टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हुआ। मैंने बताया था गुड सर्विस होता तो ये इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता। कह रहा है डिस इन्वेस्टमेंट इज विच टाइप ऑफ रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट मतलब पैसा कहीं पे निवेश कर देना, जहीं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते तो हमारी एसेट्स बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे सरकार डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रही है। अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रही है, सरकार के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन सरकार के एसेट्स भी तो कम हो रही है। तो ये जब सरकार के एसेट्स कम होगी तो कौन सा रिसिप्ट होगा, ये होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि द टैक्स whose burden cannot be shift is termed as। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने एक डिफरेंस छोड़ दिया था कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम जो भी टैक्स बर्डन है जिस भी पर्सन पर टैक्स लगाया गया वो अपना बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी कि जिसके ऊपर लगाया गया वही टैक्स की लायबिलिटी पे करेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें अपना बर्डन हम शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर के ऊपर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया गया, सरकार क्या करती है वो टैक्स बर्डन जो कंज्यूमर होते हैं हमारा उपभोक्ता होते हैं उन पर शिफ्ट कर देती है। तो कह रहा है कि कौन सा टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं कह सकता, तो इसका आंसर है डायरेक्ट। और पूछे कौन सा कर सकते हैं, यह भी पूछा सकता है, तो कौन सा कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट। द सोर्स टू मीट फाइनेंशियल डेफिशिट, जो फाइनेंशियल डेफिशिट है उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, बिल्कुल से जनता से उधार लिया सकता है। एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन लिया सकता है, ये घाटे का बजट बनाया सकता है, डेफिशिट फाइनेंसिंग। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट कह रहा है कि विच बजट इज प्रिपेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा बजट बनाया था, क्या जनरल बजट बनाया था, जीरो बेस्ड बजट बनाया था, यूनियन बजट, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर है यूनियन बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन बजट बनाया जाता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट्स आर, बजट्स के क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसमें दोनों ही होते हैं, रेवेन्यू बजट भी होता है और कैपिटल बजट भी होता है। रेवेन्यू के अंदर हम रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों कंसीडर करते हैं, कैपिटल के अंदर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को कंसीडर कहते हैं। तो कॉम्पोनेंट्स बजट का जो ऑप्शन हो गया बोथ ए एंड बी दोनों ही इसके अंदर आते हैं। यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट, इसमें से कौन सा जो है कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है। तो अभी पहले कैपिटल रिसिप्ट फटाफट 2 मिनट समझ लो क्या है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी रिसिप्ट या तो सरकार की क्या हुई है एसेट्स में कमी आई है या सरकार की लाइबिलिटी बढ़ी है। तो हम देखते हैं कि कौन से आइटम से सरकार के एसेट्स में कमी हुई है या लाइबिलिटी बढ़ी है, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। रिकवरी ऑफ लोन, ऋणों की वसूली, यानी कि किसी से हमें पैसा लेना था वो मिल गया था, अब हमारे एसेट्स कम हो गए
इंटरेस्ट जो है रिकरिंग नेचर का है, गिफ्ट्स, तो इसमें आंसर क्या होगा, रिकवरी ऑफ लोन जो है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। कह रहा विच एक्सपेंडिचर विल आइदर क्रिएट एन एसेट्स, कौन से खर्चे या तो एसेट्स क्रिएट करेंगे या सरकार की लाइबिलिटी में कमी करेंगे, तो इसका आंसर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो भैया रिकरिंग नेचर का है, बार बार करने पड़ते हैं, रूटीन खर्चे होते हैं, जिससे ना तो कोई एसेट्स बढ़ती है ना ही कोई लाइबिलिटी घटती है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेट्स और लाइबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, या तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी अगर हम खर्चा करेंगे तो, या हमारी पुरानी कोई लाइबिलिटी है वो कम होगी, तो यहाँ पे कौन सा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहे सब्सिडीज आर एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर इन स्कॉलरशिप, ये सब्सिडीज और जो लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है वो कौन सा खर्चा है। सीधी सी बात है, देख लेते हैं क्या किसी को सब्सिडीज देने से, आर्थिक सहायता देने से, स्कॉलरशिप देने से क्या सरकार की एसेट्स बढ़ती है, नहीं। क्या सरकार की लायबिलिटी कम होती है, नहीं। लेकिन फिर भी सरकार ने खर्चे किए, खर्चा तो है, तो कौन सा खर्चा है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कह रहा है द गवर्नमेंट एस्टिमेट रिसिप्ट लेस देन द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार के जो अनुमानित रिसिप्ट है वो एस्टिमेशन जो एक्सपेंडिचर से क्या है, रिसिप्ट कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो वो कौन सा बजट कहलाता है। पहले मैं बता दूं 3 टाइप के होते हैं, खुद ही आप बता देंगे इसका आंसर। जब सरकार के एस्टिमेट एक्सपेंडिचर और एस्टिमेट रिसिप्ट दोनों इक्वल होते हैं, मतलब बैलेंस्ड बजट है। अगर सरकार की रिसिप्ट ज्यादा है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर से, रिसिप्ट ज्यादा है, हम कहेंगे ये क्या है, सरप्लस बजट है, जो कोई सरकार बनती नहीं है, क्योंकि सरकार के वैसे इतने खर्चे होते, सरप्लस तो हो ही नहीं सकता। और तीसरा है डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट बजट का मतलब होता है सरकार के जो एस्टिमेट खर्चे हैं वो ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गए। तो यहाँ पे वही पूछा है कि सरकार की जो रिसिप्ट है वो कम है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर से, तो कौन सा बजट होगा, डेफिशिएट बजट इसको हम कहेंगे। अब है कि रेवेन्यू डेफिशिएट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अब सरकार जो रेवेन्यू डेफिशिएट करेगी वो कैसे कम कर सकती है। पहला ऑप्शन है क्या सरकार अपने खर्चे कम कर देगी, बिल्कुल सरकार खर्चे कम कर सकती है। इंक्रीजिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्या सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हो सकता है नई टैक्स लगा दे या पहले एग्जिस्टिंग टैक्स को रेट बढ़ा दे। तो दूसरा ऑप्शन सरकार, या पहला क्या है, सरकार अपने खर्चे कम कर सकती है, सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है। जो भी रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन है, यानी कि लोग जो कर को चोरी करते हैं उसको सरकार रोकेगी, ये ऑल ऑफ दी, तो सारे ही तरीके से सरकार क्या कर सकते हैं, अपने तरीके अपना सकती है अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए। कह रहा है कि डैश रिसिप्ट का रिकरिंग नेचर, अभी मैंने बताया रिकरिंग, बार बार जो खर्चे होते हैं वो कौन से होते हैं, तो और ये बार बार जो रिसिप्ट आपको मिलती है वो कौन से होती है, तो ये है रेवेन्यू। जो भी रिकरिंग नेचर का आ गया, जब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट हो तो उसमें हमारा क्या आता है, रेवेन्यू। ध्यान रखना, जो रिकरिंग हो उसमें रेवेन्यू, चाहे रिसिप्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर को बार बार मिलेगा या बार बार देना पड़ेगा। लेकिन जो नॉन रिकरिंग होगा वो क्या होगा, कैपिटल, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर। अब कह रहे थे फॉर्मूला फिस्कल डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में से जो टोटल रिसिप्ट है वो माइनस करेंगे, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को इसके अंदर छोड़ के। तो फिस्कल डेफिशिएट का पहला ही फॉर्मूला हो गया जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इसमें आएगा। फिर कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिशिएट, देखिए रेवेन्यू डेफिशिएट में केवल रेवेन्यू को ही कंसिडर करना है, कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसमें कैपिटल को नहीं लेना है। तो इसमें क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू डेफिशिएट माइनस करेंगे। तो ऊपर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वहां पे टोटल आ गया, तो टोटल रिसिप्ट को नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट को लेते हैं। थर्ड जो फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में तो भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू डेफिशिएट की बात की गई है। तो रेवेन्यू डेफिशिएट के अंदर केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो हमारे रिसिप्ट होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद कह रहा है थर्ड प्राइमरी डेफिशिएट, ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से करना है, हो सकता है कभी क्वेश्चन निकालने के लिए भी दे दे, फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल अच्छे से करने करते हैं। देखिए प्राइमरी डेफिशिएट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फिस्कल डेफिशिएट कैलकुलेट करना होगा। फिस्कल डेफिशिएट का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर आपको बताया। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो मैं फिस्कल डेफिशिएट, उसमें से जो भी हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है वो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका प्राइमरी डेफिशिएट आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, कि प्राइमरी डेफिशिएट इक्वल टू में फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिशिएट के आपको फिस्कल डेफिशिएट वैसे भी निकालना ही पड़ेगा, इसलिए ज्यादा प्राइमरी डेफिशिएट दे देते हैं। कह रहा जीरो प्राइमरी डेफिशिएट, अगर प्राइमरी डेफिशिएट आपका जीरो आता है वो क्या इंडिकेट करता है, जो फोर्स बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू इंटरेस्ट कमिटमेंट, ये जो इंटरेस्ट कमिटमेंट के कारण हुआ है, क्या वो पहले अर्लियर लोन थे, क्या वो फ्यूचर के लोन थे, या दोनों के ही लोन थे। तो इसका आंसर होगा वो पुराने जो अर्लियर लोन थे जिसके कारण वो एक तरह से इंटरेस्ट कमिटमेंट है। कह रहा इन द कंटेस्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट के कंटेस्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो ध्यान रखना। कि बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिप्ट एंड एनुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है बिल्कुल सही बोल रहा है।
ये क्या होता है, बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें सालाना जो भी हमारे एस्टिमेट खर्चे और इनकम होते हैं उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, देखिए एक्चुअल तुम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि बजट फ्यूचर के लिए बनता है, उसमें एक्चुअल नहीं आ सकता। कह रहा है कि इट ऑफर द डिटेल डिस्क्रिप्शन अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, कि 5 साल में सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट किए, उसको तो बजट के अंदर सरकार की कोई अचीवमेंट्स को डिस्कस नहीं किया जाता है, या बीओपी के स्टेटस दिखाए जाते हैं वो भी नहीं दिखाया जाता। तो कौन सा करेक्ट है, इसका फर्स्ट आंसर है बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। कह रहा है बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, बजट आपको पता है कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, क्या प्राइम मिनिस्टर देश का करता है, क्या वो होम मिनिस्टर करते हैं, क्या फाइनेंस मिनिस्टर करता है, या डिफेंस मिनिस्टर। तो बच्चों को दो में कंफ्यूजन होती है कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर में, उनको पता है होम और डिफेंस तो नहीं करते। इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे भी याद रखना बजट से जो काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर के काम होता है। और अभी कौन है वो पता होना चाहिए। बजट स्पीच इज गिवन बाय, बजट जो स्पीच है वो किसके द्वारा दी जाती है, क्या देश को प्राइम मिनिस्टर देता है, क्या होम मिनिस्टर देता है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर देता है, या डिफेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट स्पीच देती है। फिर कह रहा है जो रेल बजट इज जनरली डैश इंक्लूडिंग द एनुअल बजट, जो रेल बजट बनता है क्या वो इसी एनुअल बजट के अंदर ही शामिल होता है। तो क्या बोलेंगे, नॉट इंक्लूडेड, ऑलवेज इंक्लूडेड, समटाइम इंक्लूडेड, ये बहुत रेयर इंक्लूड, इसका बोलेंगे नॉट इंक्लूडेड, नहीं इंक्लूड किया जाता है। कह रहा था अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एज अ टैक्स एंड ड्यूटी, देखो सरकार के द्वारा टैक्स एंड ड्यूटी से जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाता है हम उसे क्या कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, क्या टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो हमने देखा था कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट में दो थे, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जब भी टैक्स की बात आ जाएगी तो भैया वो कौन सा हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आते हैं एसर्शन और रीजन। बच्चों को बहुत लगता है कि एसर्शन और रीजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसर्शन और रीजन को सिर्फ कॉमन स्टेटमेंट की तरह देखना है। जब आपके चैप्टर क्लियर होंगे तो वो स्टेटमेंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद पहला हम देखते हैं एसर्शन में क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट इम्पोज हाई रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स ऑन हायर इनकम ग्रुप। तो बिल्कुल सही है, अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगता है क्योंकि मैंने बताया ना इनकम का स्लैब जैसे जैसे बढ़ेगा टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अभी ये नहीं देखते भैया असर्शन रीजन क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट को देख रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लो इनकम ग्रुप आर अनेबल टू पे हाई टैक्सेस, बिल्कुल सही, गरीब लोग कहां से हाई टैक्स पे करेंगे। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन अब देखते हैं क्या असर्शन है, क्या वो रीजन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो गवर्नमेंट इम्पोज हाई टैक्स रेट इनकम टैक्स, गरीब लोग नहीं पे करते, भैया इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो है असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन असर्शन को नहीं करे, तो इसका आंसर बी हो गया कि बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। सेकंड पर है कि प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड टू एंटर द प्रोडक्शन एरिया। हमने देखा प्राइवेट सेक्टर जो है इंटरेस्टेड नहीं है फ्री एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी में। प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन एरिया इनकर ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रॉफिट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो असर्शन है वो रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कह रहा है ना कि जो फ्री हेल्थ और एजुकेशन में लोग एंटर नहीं करते क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है, बहुत इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट कम है। तो भैया आप सोचिए कि प्राइवेट लोग जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, लाभ कमाने के लिए। सोशल वेलफेयर काम करना सरकार के हाथों में होता है, और वैसे भी जब एक लेवल के बाद में सोशल वेलफेयर आम लोग करना चाहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो फर्स्ट एसर्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हाई इन्वेस्टमेंट और लो प्रॉफिट के कारण वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसका आंसर होगा कि बोथ assertion और reason are true but reason is a correct explanation of assertion। नेक्स्ट कह रहा है कि टैक्स रिसिप्ट फ्रॉम अनसोशल गुड्स। देखिए अनसोशल गुड्स में कौन से गुड्स होते हैं, जैसे लीकर हो गए, सिगरेट हो गए, ये सारे गुड्स सरकार इसको प्रमोट नहीं करना चाहती है। लेकिन आपको पता है कि सरकार की मजबूरी है कि जिनको एक आदत हो चुका है, नशा हो चुका है, वो उसको किसी ना किसी तरीके से यूज करेंगे ही करेंगे। तो सरकार इस पे क्या करती है, बहुत हाई टैक्स लगाते हैं ताकि सरकार उससे ज्यादा पैसा कमा सके। और इन्हीं टैक्स जो रिसिप्ट से सरकार उन लोगों को कंसेशन देती है जो नेसेसिटी के गुड्स बनाते हैं, समाज के लिए अच्छे जो जरूरी चीज है उनको बनाते हैं। सरकार उन पैसों को इस्तेमाल उनको सब्सिडीज देने में करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफर वेरियस टाइप ऑफ कंसेशन ऑन दीज प्रोडक्ट, दीज मतलब अनसोशल गुड्स को सरकार क्या कोई कंसेशन भी देती है, बिल्कुल नहीं। सरकार की तरफ से इनको प्रमोट नहीं किया जाता, किस तरह की छूट या कोई कंसेशन नहीं मिलता। तो इसमें असर्शन जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। तो इसमें देखो कौन सा है, इसका ऑप्शन है असर्शन ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू। तो इसका सी क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है असर्शन कि गवर्नमेंट इंक्रीज रेट ऑफ टैक्सेस सरकार कर सकती है, इम्पोज न्यू टैक्सेस नई टैक्स भी लगा सकती है,
और अपने खर्चे भी कम कर सकते हैं। सरकार की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सरकार के सामने जो भी परिस्थिति आएगी उसके हिसाब से सरकार नई टैक्स लगा सकती है। सरकार चाहे तो जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स है उसके टैक्स रेट बढ़ा सकती है, सरकार अपने खर्चे भी कम कर सकती है। कई बार सरकार करने पड़ते हैं ऐसे खर्चे। फिर रीजन क्या है कि गवर्नमेंट टेक रिसोर्ट ऑफ डेफिशिएट बजट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन, कि सरकार कई बार घाटे का बजट बनाती है, डेफिशिएट बजट बनाती है डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली देखे तो सारे ठीक है, लेकिन जो पहला एसर्शन है उसको किसी तरह से कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तुम क्या बोलेंगे कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है एसर्शन का नहीं है। तो इसमें भी आंसर आपका बी हो गया। तो 31st क्वेश्चन थे, यहाँ तक हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन हर चैप्टर को ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। मुझे पता है आपने चैप्टर को रीड किया होगा, ओवरव्यू से क्या होता है एक बार चैप्टर को आप फिर से रिमाइंड कर लेते हैं और फिर आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना आसान हो जाता है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम आप एमसीक्यू के वक्त ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, वीडियो लंबा बन जाता है। तो बच्चे मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि एक्सप्लेन करने का जो मोटिव है, मुझे भी कोई फायदा नहीं है कि मैं लंबा वीडियो बनाऊँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ या मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। बट मोटिव ये होता है कि एक बार ओवरव्यू देने से क्या होता है कि आपको चीजें जो क्लियर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत सारी चीजें चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे समझ नहीं आया था, बड़ी कंफ्यूजन होती है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, या कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है, फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए और आपको समझने में, एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो जाए। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे कि डायरेक्ट सिर्फ आपको एमसीक्यू दिया जाए बिना किसी एक्सप्लेनेशन से शॉर्ट वीडियोस के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ आंसर्स को या सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं और चलो कहानी खत्म। तो जैसा आप लोग कहेंगे उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब हम लोगों ने सिर्फ मैक्रो में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रह गया वो रह गया। उसके साथ हम लोगों का सिर्फ इंग्लिश के जो पोएम्स हम कर चुके, फर्स्ट बुक कर चुके, सिर्फ सेकंड बुक में 2 चैप्टर है। बहुत जल्दी आज 1-2 दिन के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा। बाकी आप लोगों की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।